नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। मैं हरदीप सिंह आपकी स्क्रीन पर मौजूद हूँ यूट्यूब चैनल पे बर इंग्लिश अकेडमी के। और आज है हमारा अगला दिन इसी सीरीज में जिसके ज़रिए आप सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। मैंने जैसे कि पहले कहा था आपको कि पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रोल प्ले करती है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, was, were, has, have had, will, shall, can, could, may, might, must, ought to। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स है जिसके ज़रिए आप इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। क्योंकि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को जब आप अंग्रेज़ी में लोगों के मुंह से सुनते हैं तो आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि इंसान किस इमोशन में और किस समय में वो बात कर रहा है। इन्हीं को समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वो एक ऐसी सिचुएशन की बात करती है जिसमें कि काम रेगुलर चलता है। मतलब हम किसी घटना को अंजाम देते हैं रेगुलरली, मतलब वो चीज़ ऐसी जो रोज़ाना या अक्सर आपकी ज़िंदगी में घटती रहती है। जब मैं कहता हूँ रोज़ाना से तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मंडे से लेकर संडे तक रेगुलर होती है। इसका मतलब है कि चाहे वो हर घंटे होती हो, चाहे वो हर हफ्ते होती हो, चाहे वो हर महीने या हर साल होती हो या हर 10 साल में एक बार होती हो, लेकिन उसका पीरियड कुछ इस तरह से चलता रहता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं सांस लेता हूँ, तो ये सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करती है हिंदी में। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या मैं आपको अभी क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। तो क्रिकेट खेलता हूँ से मतलब ये पता लग रहा है कि मेरी कुछ ऐसी बात है ये जो मैं अक्सर करता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूँ। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, इसका मतलब है कॉलेज में नहीं जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी ज़िंदगी में रेगुलरली होते हैं, अंग्रेज़ी भाषा बोलती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आपने पहले कुछ सेंटेंसेस जो सीरीज देखी है उनमें आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स को इंडिकेट करने के लिए आती है। इसके बाद आपको बताया गया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये उन सेंटेंसेस की बात करता है, ये उन सिचुएशन की बात करता है जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब जो भी घटनाएं पास्ट में घटी हैं और एक समय पर घटी हैं वो पास्ट में, उनके लिए इंग्लिश बोलती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो आप। मतलब एक्शन जो भी आप बोलते हो, गो, कम, टीच, लर्न, स्पीक, डांस, वर्क, इनमें आप सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो इंडिकेट करती है पास्ट के इंसिडेंट्स। पास्ट मतलब जो बीता उसके इंसिडेंट्स, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिचुएशन के बारे में, इसको बोल सकता हूं आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने क्या किया? आई टेल यू, इसका मतलब रेगुलर इंसिडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए आती है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो उसका मकसद होता है कि आप पास्ट के इंसिडेंट्स की बात कर रहे हो। जैसे कि पास्ट इंसिडेंट्स क्या हुआ? अगर आप कहें कि आपने जो भी सुबह किया उसको अगर आप बताना चाहें तो पास्ट के इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि उस सुबह घटना घटी है, कल घटना घटी है, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, साल में, 10 साल पहले, 10,000 साल पहले। ये सभी घटनाओं को अगर आप बताना चाहते हैं इंसिडेंट के तौर पर, घटनाओं के तौर पर कि ऐसी घटनाएं घटी थी पास्ट में, आप कहें मैं सुबह उठा था, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग टुडे। आप कहें कि मैं कॉलेज गया था कल, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। मतलब इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पास्ट में घटी हुई घटना के बारे में बताता है कि ऐसी घटना घटी थी जी। सुबह बोले, कल बोले, 3 दिन पहले के बारे में बोले। जैसे कि आई मेट यू 3 days बैक, आई सॉ हिम इन द मार्केट। मेट, सॉ, समझ गए? मेट पास्ट, मीट, आई मीट यू ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा रेगुलरली करता हूं। मेट पास्ट, इज दैट ओके? सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट्स। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि ताता तीथे आता है या ये आता है, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से बताया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने ब्रेन को ऐसी चीजों से फिल मत कीजिए जो आपको बाद में परेशान करे, आपके ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर करे। हिंदी में सिंपली समझो, जब भी अपने पास के इंसिडेंट्स के बारे में बताओगे आप सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कीजिएगा। और जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो मतलब वेंट, थॉट, लर्नड, डिसाइडेड, जब कोई सुनेगा तो समझ जाएगा कि आप अपने पास के इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हो। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब जिसमें हम कल्पना करते हैं कि क्या होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट करता है कि भविष्य में कोई घटना घटेगी, उसके बारे में कोई एक्शन होगा, चाहे वो 1 मिनट बाद हो, वो भी भविष्य हो सकता है। जैसे कि 1 मिनट बाद मैं आपको ये सेंटेंस बोलूंगा, ये भी फ्यूचर हो सकता है। आज रात को मैं थोड़ा लेट सोऊंगा, ये भी फ्यूचर है। कल सुबह मैं आपसे मार्केट में मिलूंगा, ये भी फ्यूचर है।
1 महीने बाद मैं एक नई जॉब ट्राई करूंगा, ये भी फ्यूचर है। अगले साल मैं एक नया काम स्टार्ट करूंगा, ये भी फ्यूचर है। 10 साल बाद मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा या अच्छा इंसान बनूंगा, फ्यूचर है ये भी। तो फ्यूचर मतलब फ्यूचर, जो भी एक समय के बाद आप उम्मीद करेंगे होगा, आप उसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में। इज दैट ओके? अंग्रेजी भाषा बोलती है कि जैसे कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर्ब का गेम है पूरी ग्रामर के अंदर में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए। आई गो एंड आई वेंट। गो रेगुलर इंसिडेंट्स, वेंट पास्ट इंसिडेंट्स। फ्यूचर में अंग्रेजी भाषा बोलती है एक हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। वो हेल्पिंग वर्ब होती है शेल और विल। क्या होती है दोस्तों? शेल और विल। और उसके बाद बोलती है कि वर्ब में कोई चेंजेस मत कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दीजिए। शेल का यूज करने के लिए रिकमेंड करती है ग्रामर कि आई और वी के साथ इसको यूज कीजिए। और विल की बात आती है तो कहती है कि विल बहुत कैजुअली यूज होता है और बहुत ज़्यादा ही हर एक सब्जेक्ट के साथ आसानी से यूज किया जा सकता है। इसका मतलब आई के साथ भी विल लगा सकते हो, वी के साथ भी विल लगा सकते हो। हर एक सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है या हर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, उनके सबके साथ लगाया जा सकता है। चलो उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक बार देखते हैं जो हम आगे वाले टाइम की बात करते हैं। जैसे कि मैं शाम को बोलूंगा कि मैं लेट सोऊंगा, आई विल स्लीप लेट टुडे। आई विल स्लीप लेट टुडे। इज दैट ओके? कल मैं आपसे मार्केट में मिलूंगा, आई विल मीट यू इन द मार्केट टुमारो। आई विल मीट यू इन द मार्केट टुमारो। अगर मैं कहूं कि मैं अगले साल एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस रेगुलरली, मतलब हमेशा होता है कि मैं हमेशा नया स्टार्ट करता हूँ। आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं करता हूँ। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर, मैंने एक लास्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट किया था। आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, मैं स्टार्ट करूंगा। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं सीधे स्वेग के बाद, तो आप इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसा जो रेगुलर बेसिस पे होता है। जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में, और अगर आपने विल यूज कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जो कि बहुत आसान है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप फ्यूचर को इंडिकेट करना चाहते हैं उन एक्शंस के बारे में जो भविष्य में होंगे। सो कुछ और एग्जाम्पल सिर्फ इंग्लिश में लेते हैं आप। ही विल कम टू माई होम टुडे। ही विल कम, विल के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल कम टू माई होम टुडे, वो मेरे घर आज आएगा। वी विल हैव फन, हम मजे करेंगे। वी विल गो टू वॉच सिनेमा टुडे। वी विल गो मतलब हम जाएंगे, टू वॉच सिनेमा टुडे। हमने क्या किया? वी विल गो लगाया, उसके बाद एक और वर्ब आनी थी तो हमने टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसी तरह से अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर में दो वर्ब मिले, तो आप अगर टू यूज करने वाले हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे बात करने के लिए आऊँगा, आई विल कम टू टॉक टू यू। आई विल कम टू टॉक टू यू। इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि आज बारिश होगी, इट विल रेन। आज क्लास होगी, देयर विल बी अ क्लास टुडे। देयर विल बी अ क्लास टुडे। ही विल नॉट कम टू योर पार्टी। ही विल नॉट कम टू योर पार्टी। हम कर क्या रहे हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेल अगर यूज करना चाहते हैं तो हम आई और वी के साथ कर सकते हैं, बट शेल का यूज मैं सेपरेट किसी वीडियो में बताऊंगा स्पेशली कि शेल का यूज और तमाम जगहों पर भी होता है तो वो कैसे यूज होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शेल को स्पेशली पढ़ाया जाए अलग से। वो शायद 5 से 7 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। इज दैट ओके? तो अब आप जो भी कल करने वाले हैं, परसों करने वाले हैं, आने वाले महीने में करने वाले हैं, अगले साल करने वाले हैं, उनके लिए आप सीधा विल बोलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे आप बोलेंगे कि हम बरी इंग्लिश अकेडमी में बरीवुड सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो मैं बोल सकता हूँ करेंगे। सो वी विल सेलिब्रेट बरीवुड इन बरी इंग्लिश अकेडमी। जैसे कि lot of students will come and participate. They will perform their acts. They will have fun. They'll dance. They'll play the music. कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। Subject will verb की first form and object. नेगेटिव में will के बाद not लग जाएगा। आप जानते हैं कि हमेशा helping verb के बाद not आता है। रेगुलर हैबिट्स में क्या था? not do and does आता था, not उसके बाद आता था। does क्योंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा था। राइट गाइस और नॉट? सो do does प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हुई, जिसमें आप रेगुलर की बात करते हैं। पास्ट में हमने डिड अप्लाई किया था नेगेटिव के लिए, डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड बता चुका है कि मैं पास्ट हूँ। और फ्यूचर में विल ऑलरेडी दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो हम विल नॉट बोलने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तीनों के। आई डू नॉट वॉच सिनेमा, इसका मतलब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेगुलर इंसिडेंट्स की बात होती है। आई डिड नॉट वॉच सिनेमा लास्ट नाइट, मतलब डिड नॉट मैंने पास्ट की इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ब्रेन को एक्सरसाइज करने दो, डिड नॉट पास्ट के लिए। सो आई डिड नॉट वॉच सिनेमा लास्ट नाइट। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, hey, today I will not go to watch cinema. I will not
go to watch cinema. Will सुनते ही ब्रेन में मैसेज गया कि फ्यूचर की बात की जा रही है. Do not सुनते ही रेगुलर इंसिडेंट्स में नेगेटिव की बात की जा रही है. Did not सुनते ही पास्ट की. इसका मतलब समझे कि हेल्पिंग वर्ब्स हमें आसानी से मदद कर सकती हैं समझाने में कि हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम ताती ते चुका चुकी रहा रही सोचें. इज दैट ओके गाइस? सो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट. भविष्य की बात करें, सब्जेक्ट लगाएं, विल लगाएं, वर्ब की फर्स्ट लगाएं, नेगेटिव में विल नॉट लगाएं और इंटरोगेटिव में विल को आगे लेके जाए. सुनिए कुछ इस तरह से, जैसे कि आप कब मिलोगे, कब के लिए हम टाइम की बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे व्हेन विल यू मीट. व्हेन विल यू मीट. व्हाट टाइम विल यू गो. व्हाट टाइम विल यू गो. किस टाइम तुम जाओगे, आज तुम क्या खाओगे. व्हाट विल यू ईट. हम कर क्या रहे, हमेशा ध्यान रखना जब भी इंटरोगेटिव की बात आती है दोस्तों, जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, और हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है पूरी तरह से उसके इमोशन पे और समय के ऊपर. जैसे टेंसेस में रेगुलर हैबिट्स के लिए टू डस को इंट्रोड्यूस किया गया है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में. पास्ट में इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं डिड को इंट्रोड्यूस किया गया है, और फ्यूचर में विल है. जैसे कि डू यू टॉक इन इंग्लिश. इसका मतलब क्या तुम इंग्लिश में बात करते हो. देखा आपने, सब्जेक्ट से पहले हमने डू को लेके गए. डू यू टॉक इन इंग्लिश. डू सुनते ही हाँ, क्या तुम ऐसा करते हो. डिड यू टॉक इन इंग्लिश इन द इंटरव्यू. क्या तुमने इंग्लिश में बात की थी इंटरव्यू में, क्योंकि डिड सुनते ही वो पास की बात करने लग जाएगा. अब जैसे कि तुम्हारा इंटरव्यू कल, विल यू टॉक इन इंग्लिश इन द इंटरव्यू. विल से फ्यूचर की तरफ इंडिकेट किया हमने. सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू डू, व्हेन विल यू डू, विल यू गो टू कॉलेज, will you learn English, will you practice, will you think about it, will he come to your party, will he ask you a question, will they permit you, will they excuse us. इस तरह के सेंटेंसेस हम फ्यूचर में बनाते हैं. इज दैट ओके गाइस? सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में विल नॉट. ध्यान रखना दोस्तों, जो विल नॉट को अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं. विल नॉट को वॉन्ट. विल नॉट विलेंट नहीं होता है, जैसे डू नॉट डोंट होता है, डज नॉट डजंट होता है, डिड नॉट डिडंट होता है, वैसे विल नॉट विलेंट नहीं होता है, वॉन्ट होता है. तो WOFST फॉर NT, जैसे कि आई विल नॉट गो टू कॉलेज, आई वॉन्ट गो टू कॉलेज, ऐसे बोल सकते हैं. वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, ही वॉन्ट कम. वांट्स और वॉन्ट में फर्क है. ही वॉन्ट्स टू कम, ही वॉन्ट कम. वांट्स डिजायर शो कर रहा है, विल नॉट वांट होता है. जैसे कि आई वॉन्ट मीट यू मैन, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा भाई. आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. ही वॉन्ट स्पीक टू यू, वो भी तुमसे बात नहीं करेगा. राइट, ठीक है. आई विल नॉट सेलिब्रेट, आई वॉन्ट सेलिब्रेट, दोनों सेम ही है. इज दैट ओके? अच्छा, आई विल को भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आई बोला जाता है दोस्तों. आई विल, आई. एक बार बोल के देखिए मेरे साथ में. आई विल, आई, आई, आई गो, आई लर्न, आई स्पीक, I'll dance, ऐसे. He will, he'll होता है, he'll. He will, he'll. He will go, he'll go. He will go, he'll go. She'll go. समझ आ रहा है? He will, he'll go, he'll learn, he'll practice, he'll meet, he'll think. He will, he'll. She will, she'll go, she'll speak, she'll talk, she'll not listen to you. She will, she'll. Is that okay? They will, they'll. They will come, they'll come. They will come, they'll come. They will speak, they'll speak. They will teach, they'll teach. ऐसे. Is that okay? I will, I'll. He will, he'll. She will, she'll. They will, they'll. Or we will, will. We will, will. जैसे कि will go, will think, will speak, will dance, will celebrate. इस तरह से. Is that okay guys? So आज के लिए है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का चैप्टर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा. मेरा थोड़ा सा तरीका ऐसा है कि मैं पास्ट की चीज़ों को भी बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती हो, बट ये प्लीज़ आपके ब्रेन को ट्रेन करने में लगातार मदद करेगी कि जब जब आप कुछ भी नया पढ़ोगे तो आपकी पुरानी चीज़ें भी एक बार रिवाइज करने के ज़रिए आप उनको दोबारा से फ्रेश फील करोगे समझने में, और ये सही तरीका है अपने आप को लगातार लर्निंग में इन्वॉल्व करने का. सो बर इंग्लिश अकेडमी के चैनल को फॉलो करने के लिए, हमें इतना प्यार और वैल्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू गाइस. थैंक्स अ लॉट.